बच्चों, अभी हम करते हैं 9 जुलाई 2021 के लिए करंट अफेयर्स, जो 8 जुलाई के हमारे ताज़ा समाचार थे। पहला क्वेश्चन इसमें है, हिमाचल प्रदेश राज्य के 6 बार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 87 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया? इसमें प्रेम कुमार धूमल, वीरभद्र सिंह, ये दो पुराने बहुत लॉन्ग टर्मिंग, शांता कुमार, ये सीएम रहे थे। तो इनमें से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 3 नाम आपको दिखाई भी दे रहे हैं। देखिए, प्रेम कुमार धूमल ये बीजेपी से इलेक्ट होते थे, वीरभद्र सिंह ये कांग्रेस से इलेक्ट होते थे। हिमाचल प्रदेश में क्या रहता था, एक बार ये एक बार वो, ऐसे इनकी राइवलरी चलती थी। जयराम ठाकुर जो हैं वो अभी करंट में, प्रेजेंट में सीएम हैं इसके, और बीजेपी से हैं। और शांता कुमार भी पहले सीएम रहे हैं। तो इसमें अभी जिनका देहांत हुआ है वो है वीरभद्र सिंह। कौन थे ये? 1934 का टाइम, बहुत पीछे चले जाते हैं हम। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के टाइम में, उसके आसपास का लगभग टाइम, जब हम आज़ाद नहीं थे। उस टाइम पदम सिंह, और मैं यूँ कहूँ राजा पदम सिंह, जो बूशहर, हिमाचल प्रदेश में बूशहर एक रियासत थी, पहले रियासतें होती थी जिनको बाद में मिलाया गया। तो उस बूशहर रियासत के राजा थे पदम सिंह, और उनके घर में जन्म लिया इन्होंने वीरभद्र सिंह। उसके बाद ये लॉन्गेस्ट सीएम रहे, क्योंकि एक राजा के परिवार से आते थे। तो 1947 से लेकर 1971 तक वो राजा भी रहे उस रियासत के, बूशहर के। पर 1971 में आके, जब आपने जो, एक तो 1971 किस लिए याद किया जाता है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध, बांग्लादेश का जब जन्म हुआ था, इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी। उस टाइम 1971 में क्या हुआ, 26वां संविधान संशोधन हुआ, 26th अमेंडमेंट। और जो प्रिंस होते थे, जो रियासतों के प्रिंस होते थे, उनके अधिकार और उनका टाइटल खत्म कर दिया गया। और फिर धीरे धीरे क्या लोकतंत्र आता गया, ठीक है ना। तो उसमें रियासतें खत्म कर रहे थे, तो उनका प्रिंस का स्टेटस खत्म कर दिया गया। तो तब तक 1971 तक वो वहाँ पे राजा थे, और इसलिए उनको राजा साहब के नाम से भी जाना भी जाता था। तो फिर राजनीति में वो सीएम रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे। इन 3 मुख्य पद हम कह सकते हैं। सीएम की बात करें तो 6 बार सीएम बने हैं वो हिमाचल प्रदेश के, और लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम तक वो हिमाचल प्रदेश के सीएम रहे हैं। देहांत इनका कैसे हुआ? इनको कोविड हुआ, फिर 11 जून को दोबारा कोविड हुआ, यानी कि 2 महीने में 2 बार कोविड हो गया इनको। तो कोविड पॉजिटिव 11 जून को हुए थे, और फिर इनका देहांत हो गया कोविड के कारण। नेक्स्ट में चलते हैं, नए शिक्षा मंत्री इनमें से कौन से हैं, ये हमें बताना है। पहले ऑप्शन पे विचार करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान, पहले ये क्या थे, पेट्रोलियम मंत्री थे, आपको ध्यान होगा। अमित शाह ये अपने गृह मंत्री हैं, और अब सहकारिता मंत्री भी बनाए गए हैं, एक एक्स्ट्रा मिनिस्ट्री इनको दी गई है। रवि शंकर प्रसाद कानून मंत्री थे पहले, और सुशील मोदी जो हैं वो बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं। चलिए इनको अध्ययन करते हैं अब। इनमें से किसको बनाया गया नया शिक्षा मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। शिक्षा मंत्रालय से पहले इसका नाम हुआ करता था मानव संसाधन विकास, एचआरडी मिनिस्ट्री हुआ करती थी। फिर इसका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम कर दिया गया। सिंपल भी है, अच्छा है, मतलब लंबा चौड़ा नाम नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होना ही चाहिए, मानव संसाधन विकास, मतलब एजुकेशन में फोकस ज़्यादा होना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनको बनाया गया है। कहाँ से हैं ये? देखिए 1969 में, 1969 कब का टाइम था ये था ग्रीन रिवॉल्यूशन का टाइम, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आ रही थी और हम आत्मनिर्भर बनते जा रहे थे। उस टाइम पंचवर्षीय योजनाएं भी एक एक साल की शुरू हुई थी, एक एक साल की, 67, 68, 69, इसमें एक एक साल की पंचवर्षीय योजनाएं भी चल रही थी उस टाइम पे। और शायद 1969 का संबंध चांद पर कदम रखने से भी है, किसी न किसी को यात्री पहुंचा था। तो 1969 में इनका जन्म हुआ, किनका? धर्मेंद्र प्रधान, और इनके पापा का नाम क्या था? देवेंद्र प्रधान। देवेंद्र प्रधान जो थे वो वाजपेयी गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं बीजेपी में। तो क्योंकि उनके पापा जो हैं वो मिनिस्टर रहे हैं, तो राजनीति में तो आ गए, छात्र नेता रहे, फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP में आए,
और ऐसे करते करते ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बाद में बने। इनको क्या बनाया गया, इनको मोदी सरकार में बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, गैस और स्टील। और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम गैस में रहते हुए ये कई चीज़ों के लिए बड़े फेमस हुए। कौन सा, जैसे कि एक उज्ज्वला योजना थी। उज्ज्वला योजना में क्या किया गया कि जो महिलाएं हैं, और महिलाएं कौन सी, जो बीपीएल के नीचे महिलाएं आती हैं, बीपीएल से नीचे, उनको क्या दिया गया, उनको फ्री में गैस के कनेक्शन और सिलेंडर दिए गए। और इसमें 80 लाख लोगों को इसका फ़ायदा मिला, एलपीजी फ्री कनेक्शन का गरीब महिलाओं को फ़ायदा मिला। इस पे मतलब बहुत ज़्यादा ये योजना फेमस हुई, बहुत सराहना भी हुई। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसको एक गेम चेंजर करार दिया एनर्जी सेक्टर में। आईएम अहमदाबाद ने भी इस पे जर्नल पेपर्स वगैरह प्रकाशित किए और बहुत जगह ये फेमस हुई। और प्रधानमंत्री की इस योजना के कारण 2019 में कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट आने में बहुत सारे रीजन रहे होंगे, इसका भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन उसमें जरूर है। ये काफ़ी फेमस हुई थी। इसके बाद उन्होंने पहल योजना स्टार्ट की जो थी डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, कि आपको सब्सिडी मिलती है। मान लो किस में मिलती है, बहुत सारी चीज़ों में, मान लो एलपीजी में सब्सिडी मिलती है, तो वो सब्सिडी आपके डायरेक्ट अकाउंट में आनी चाहिए। मान लो आपसे कोई बंदा आपकी कॉपी लेके जाता है और वो सिलेंडर भरवा लेता है, तो उसको सिलेंडर सस्ता मिलेगा, चाहे वो कमर्शियल यूज़ करे, दुकानदार हो, कुछ भी हो, आपको कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, तो वो सब्सिडी आपके अकाउंट में आनी चाहिए। तो ये स्कीम स्टार्ट की, तो फिर सब्सिडी अकाउंट में आने लग गई सभी के, कि आपको जितने का सिलेंडर भरवाना है वो आप भरवाइए, आप पूरे पैसे देंगे और बाकी जो सब्सिडी के पैसे वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ताकि उसका यूज़ दूसरा बंदा नहीं कर पाएगा। तो कई लोग क्या करते थे कि कागजी कार्रवाई मतलब खानापूर्ति कर देते थे, कागजों में चढ़ा देते थे कि सिलेंडर दे दिए, और सिलेंडर मान लो दिए ही नहीं, आपको ज़रूरत पड़ी नहीं। तो इस चक्कर में बहुत सारी सब्सिडी का मिसयूज़ हो रहा था। तो अब क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में आएगी तो एटलीस्ट कोई और उसका यूज़ नहीं कर पाएगा। एक ये बहुत बड़ी स्कीम थी। इसके बाद सब्सिडी छोड़ो, अपनी इच्छा से सब्सिडी छोड़ना, ये भी इन्होंने स्कीम चलाई। आपको ध्यान होगा तो बहुत सारे लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, 1 करोड़ लोगों ने उस टाइम सब्सिडी छोड़ी थी जो सक्षम थे अपने आप में। तो ये काफ़ी फेमस रहे उसमें, और अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनको दिया गया है और इनसे उम्मीदें भी काफ़ी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थी रमेश पोखरियाल निशंक के पास, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया 7 मई को। इन्होंने भी एक नई काफ़ी चीज़ें लेके आए थे, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। रमेश पोखरियाल निशंक भी, आपका एक ही टेस्ट होगा बहुत सारी चीज़ों का, तो ये देखते हैं, इनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं। स्वदेशी उद्योग, जो हमारे देश के उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से किस नए मंत्रालय, नई मिनिस्ट्री स्टार्ट की गई है। कौन सी मिनिस्ट्री है वो, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स, भी आपस में कोऑपरेशन करते हुए हम विकास की ओर जाएं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऐसी कोई मिनिस्ट्री नहीं है, सोवर्जिनिटी कोई मिनिस्ट्री नहीं है, और डायग्नोस्टिक कोई मिनिस्ट्री है ही नहीं है तीनों। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव है, और ये किसके अंडर में काम करेगी, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनके अंडर में काम करेगी। विश्व जूनोज दिवस, वर्ल्ड जूनोज डे। जूनोज क्या है, जूनोज एक तरह की बीमारी है जो जानवरों से आदमियों में फैलती है। जैसे ये वायरस से हो सकती है, बैक्टीरिया से, परजीवी से। जैसे आपने रेबीज का नाम सुना होगा, कुत्तों को काटने से फैल गई। जब लुई पास्चर ने रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीका भी बनाया गया था, तो जो एक जूनोटिक बीमारी थी, तो ये जानवरों से सीधे संपर्क के द्वारा भी हो और या इनडायरेक्ट संपर्क के द्वारा भी फैलती है। तो इसके लिए ये 6 जुलाई मनाया जाता है, जूनोसिस दिवस। अब हम चलते हैं फिलीपींस में। फिलीपींस कहाँ है, आप अगर देखें हमारे पूर्व में, भारत के पूर्व में, चाइना, इंडोनेशिया, उस तरफ थोड़ा और आगे जाएंगे, मीन्स पैसिफिक जो रीजन है, उस रीजन में ऑस्ट्रेलिया और उनसे थोड़ा काफ़ी पहले, तो वहाँ फिलीपींस एक छोटा सा कंट्री है। मनीला वहाँ की राजधानी है, और मनीला के पास क्या हुआ, ज्वालामुखी फटने की संभावना व्यक्त की जा रही है कि ज्वालामुखी फटने वाला है। कौन सा, उस ज्वालामुखी का नाम क्या है, उसका नाम है ताल। तो फिलीपींस के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मनीला के दक्षिण में ताल ज्वालामुखी है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस का जो उत्सर्जन है बहुत हाई लेवल पर पहुंच गया है, ये कभी भी फट सकता है।
ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है जो ताल ज्वालामुखी है वहाँ पे। और वैसे भी ये रीजन जो है वो टाइम टाइम पर विस्फोट और भूकंप से प्रभावित रहता है, क्योंकि ये प्रशांत पैसिफिक रीजन का रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। रिंग ऑफ फायर एक एरिया है जो आपका उत्तर अमेरिका से लगता हुआ इधर इंडोनेशिया से होता हुआ ऑस्ट्रेलिया के आसपास तक जाता है। ये एक रिंग बनाता है तो पैसिफिक रीजन में। तो इस एरिया में क्या होते हैं, ज्वालामुखी बहुत फटते हैं और इसमें भूकंप बहुत आते हैं। किस राज्य ने 1.46 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा इसकी 5 प्रमुख इस्पात स्टील की योजनाओं को मंजूरी दी है? ये है उड़ीसा। उड़ीसा में कोविड महामारी के बीच भी ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी बड़ी 5 बड़ी औद्योगिक कंपनियों को इसकी मंजूरी दी गई है। इससे आपका इन्वेस्टमेंट होगा और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा। तो मुख्यमंत्री इसके उड़ीसा के जो नवीन पटनायक हैं, उनकी अध्यक्षता में जो उच्च स्तरीय कमेटी है, उन्होंने इसको मंजूरी दी है। 2030 तक उड़ीसा को भारत का स्टील हब बनाने के मुख्यमंत्री का इनका विजन है कि 2030 तक स्टील का हब बना दें उड़ीसा को हम। तो इसलिए बड़ी बड़ी परियोजना इन्होंने लॉन्च की है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल सैंड, रेत से बनाया गया महल जो है वो किस देश में बनाया गया है? इसमें ये देखना है हमें ऑप्शन। ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए, कितना सुंदर बनाया गया है। देखने में लगता है कि रेत का है। रेत का ऐसा महल बनाना, ये कितना ऊंचा है? 21 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा। तो इसका मतलब कहते हैं लगभग 70 फुट ऊंचा। इतना ऊंचा रेत से बनाना और वो गिरे बिना, इसलिए इसको ट्रायंगल शेप में बनाया गया है ताकि गिरे ना। ऐसे बेलनाकार या आप स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में बनाओ तो गिरने की संभावना होती है। तो इसलिए बेस चौड़ा कर दिया गया और ऊपर यूं पतला पतला चलता गया। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है क्योंकि ये सबसे ऊंचा रेत का महल है। इससे पहले कौन सा था? इससे पहले था गिनीज बुक में 17.66 मीटर का, जो जर्मनी में 2019 में बनाया गया था। इसको बनाने के लिए इसके चारों ओर लकड़ी का यूज किया गया ताकि एक बार मतलब वो जम जाए, वो मिट्टी खिसके ना। तो लकड़ी चारों ओर लगाई गई, फिर इसमें डिजाइनिंग बनाई गई और बाद में फिर लकड़ी शायद हटाई गई। विल्फ्रेड स्टीजर, ये क्या है? सैंड स्कल्पचर। सैंड से मतलब आकृतियां बनाने वाले जो होते हैं उनको सैंड स्कल्पचर कहते हैं। हॉलैंड के ये बहुत ही वर्ल्ड फेमस विल्फ्रेड स्टीजर, ये सैंड स्कल्पचर है, इन्होंने ये बनाई है। और कितनी रेत का इस्तेमाल हुआ है आप देखो, 4860 टन सैंड। 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं, तो ये देखो 48,000 क्विंटल। अगर किलोग्राम में सोचोगे तो 48 लाख किलो से भी ज्यादा। तो इतना बड़ा ये महल है। हाल ही में खबरों में रहा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क होते हैं, बहुत सारे राज्यों में नेशनल पार्क हैं, तो ये वाल्मीकि नेशनल पार्क है और ये चर्चा में भी रहा है। और ये किस राज्य में है ये बताना है। ये बिहार राज्य में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर रिजर्व भी है और वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार। ये 2-3 चीजें या 2-3 नाम कह सकते हो या ये आसपास हो सकते हैं। ये भारत और नेपाल की सीमा जो है गंडक नदी के तट पर स्थित है ये। और ये बिहार राज्य का एकमात्र ये नेशनल पार्क है, एक ही नेशनल पार्क है। चर्चा में क्यों रहा था? यहाँ पे 150 गिद्धों की पहचान की गई थी, गिद्ध 150 वो भी, तो इसलिए चर्चा में था। अब आ जाते हैं हम क्यूबा में। क्यूबा कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका के थोड़ा सा ऊपर, और उत्तरी अमेरिका या अमेरिका देश कहोगे उससे हम कह देंगे भारत की तरफ, यानी कि उसके पूर्व में। तो वहाँ पे क्यूबा स्थित है। क्यूबा 1960s में भी फेमस रहा था। वहाँ पे जो आपका शीत युद्ध कह लो, कोल्ड वार, रसिया और अमेरिका के बीच में बिल्कुल पीक पे था और क्यूबा के दोनों ओर मिसाइलें तैनात कर रखी थी। यूएसएसआर कहते थे उस टाइम रसिया को हम। तो यूएसएसआर ने और अमेरिका ने उस टाइम, और किसी तरह ऐसा है कि वो युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ, बाकी पीक पे उस टाइम वो पहुंच गए थे जो रिलेशन के थे। और क्यूबा को शायद चीनी के लिए भी जाना जाता है, चीनी का उत्पादन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया है, वहाँ पे तूफान आया है हाल ही में। उसका नाम क्या है? एल्सा। एल्सा उसका नाम है। और इससे क्या हुए हैं आप देखिए, 1 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। तूफान आया और उसके वजह से फिर वहाँ बहुत भारी बारिश हुई और बारिश के कारण फिर वहाँ पे बाढ़ आ गई। तो वहाँ 3 प्रत्यक्ष मौतें बता रहे हैं। प्रत्यक्ष मतलब अभी तक कह रहे हैं कि 3 हैं, अननोन मौतें भी हो सकती हैं।
किस मंत्रालय ने क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया, सी क्लिनिकल और टी से ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया पोर्टल जो है उस पे आयुर्वेद डाटा सेट लॉन्च किया है? कौन से मंत्रालय ने किया है? 2007 में क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया बनाया गया था कि अगर किसी का भी क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है किसी पे, मतलब रिसर्च, या जैसे कोविड वैक्सीन बनाई थी, कोविड वैक्सीन का अगर आपको टेस्ट करके देखना है तो ह्यूमन पे टेस्ट किया गया था कुछ लोगों को स्वेच्छा से, और उन पे लगा के देखना भी वो असरकारक है कि नहीं। उसमें क्या होता है, कई बार उसमें नुकसान भी हो जाता है। मान लो वो दवा अच्छी ना हो, आपने अपनी मर्जी से गए कि मेरे पे दवा टेस्ट करके देखो, पर आपको नुकसान होने की संभावना रहती है। इसलिए आपका इंश्योरेंस भी बहुत बड़ा होता है, उस स्थिति में आपको पैसे भी या कंपनसेशन भी कंपनी जो ट्रायल करती है वो बहुत देती है। बट उस टाइम ये डिसाइड किया गया था 2007 में कि जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं ना उसका डाटा रखा जाए बिल्कुल, कि किस पे हुआ, कितना हुआ। वरना क्या होता है कि उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन अच्छे से नहीं होगा, डाटा बाद में मिटा दिया जाता है, डाटा नहीं रहता है, तो क्या है कि कोई कंपनसेशन कैसे लेगा, केस कैसे कर पाएगा। तो उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया पोर्टल बनाया गया था और उस पर क्लिनिकल ट्रायल का डाटा था। अब इन्होंने क्या किया है कि एलोपैथी के अलावा आयुर्वेदिक डाटा सेट पे भी उस पर लॉन्च किया है कि आयुर्वेदा से रिलेटेड डाटा भी वहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। ये किसने किया है? फॉरेन मिनिस्ट्री तो हमारे यहाँ है ही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है हमारे यहाँ, विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, लॉ मिनिस्ट्री और लेबर मिनिस्ट्री। इसमें किसका काम लगता है? आयुष का लगता है। ये जो आयुर्वेदा, यूनानी और सिद्धा, और ये एच से क्या होगा पता नहीं, और वाई से योगा, ये जो मिनिस्ट्री है आयुष, एच से होम्योपैथी, एस से सीधा, यू से यूनानी, वाई से योगा और ए से आयुर्वेदा, ये आयुष मिनिस्ट्री जो बनाई गई थी, जो हमारी अल्टरनेट मेडिसिन है एलोपैथी के अलावा, जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियां कह लो, उसको प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाया गया था। तो यही करेगी क्योंकि आयुर्वेदा डेटा सेट है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आयुष मंत्रालय। किस देश ने कोविन ग्लोबल कनक्लेव, कनक्लेव क्या होती है? एक तरह की कॉन्फ्रेंस कह दो या ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, कनक्लेव एक वर्ड है, ग्लोबल, ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल की, और कोविन ये उसका नाम है। ये कनक्लेव या कॉन्फ्रेंस जो है उसकी मेज़बानी की है, किस देश ने की है? ये की है भारत ने। कोविन क्या है? कोविन आपका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऐप या वेबसाइट है जो किस लिए यूज़ हुआ? भारत में वैक्सीन लगानी थी, और वैक्सीन लगानी थी, अब देखो 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी है और उसको वैक्सीन लगानी है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो इन्होंने डिजिटल कर दिया सब कुछ कि आप घर बैठे, आपको कहीं जाना नहीं है, भागदौड़ नहीं करनी, हॉस्पिटलों में लाइन नहीं लगानी। हॉस्पिटलों में अगर वो बैठेंगे कर्मचारी, कितना मुश्किल हो जाएगा ना, आप सब वहाँ जाओगे तो घर पे बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो, अपने आप आपके पास अपॉइंटमेंट आएगी कि उस दिन जाना है और जाके आप लगवा सकते हो, और डाटा भी रहेगा किसने लगवा ली, किसने नहीं लगवाई। तो ये कोविन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया था। अब भारत कह रहा है कि इस पे जो भी जानकारी है या जो मेजर्स कोरोना के लिए दिए गए हैं जो कि लोगों को काम आ सकते हैं, तो ये कोई भी यूज़ कर सकता है पूरा वर्ल्ड लेवल पे। तो इस कोविन इनिशिएटिव या कोविन इस पोर्टल को सभी यूज़ करें ताकि हम मिल के इस कोरोना की बीमारी से लड़ पाएं, ये कहा है। पिछले 5 सालों में भारत के विश्व बाजार पूंजीकरण, बाजार पूंजीकरण क्या होता है? मार्केट, बाजार हो गया मार्केट, और पूंजीकरण होता है कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, या कई बार इसको शॉर्ट में यूं भी कह देते हैं मार्केट, और कैप भी कह देते हैं, मार्केट कैप। उसकी वार्षिक वृद्धि दर क्या रही इसमें से बतानी है। ये आपकी रही थी 14.7%। ये आपकी जो वर्ल्ड की जो एवरेज थी, पूरी दुनिया की जो एवरेज थी ना मार्केट कैप की इंक्रीज होने की, उससे ज़्यादा प्रदर्शन किया भारत ने। मार्केट कैप कैसे निकालते हैं? मान लो आपके पास एक कंपनी है रिलायंस। रिलायंस में क्या होता है? शेयर होल्डर होते हैं, अकेला तो मालिक होता नहीं है। अंबानी कहने को मालिक हैं क्योंकि उनके पास जो ओनरशिप होती है वो सबसे ज़्यादा है, पर अकेले मालिक नहीं होते, उसमें शेयर होल्डर आप भी होते हो, आपने भी शेयर खरीद रखे होते हैं रिलायंस के। तो उसमें क्या होता है? शेयर की प्राइस होती है। मान लो शेयर की जो प्राइस है वो है 50 रुपये की, रिलायंस की शेयर की, और उसके शेयर कितने हैं? शेयर मान लो है आपके 1 करोड़, 1 करोड़ है, जिसमें से हो सकता है कि अंबानी के पास मान लो 70-80 करोड़ हो इसमें से, है ना, मोस्टली। तो 1 करोड़ टोटल शेयर हैं। तो इसकी आप मार्केट कैप कैसे निकालोगे? कि जो नंबर ऑफ शेयर हैं उसको प्राइस से गुणा कर दोगे।
1 करोड़ को 50 से करोगे तो 50 करोड़ क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी मार्केट में, मार्केट वैल्यू या मार्केट कैप होगी 50 करोड़। अब क्या होता है, शेयर की प्राइस तो चेंज होती रहती है। मान लो ये कल ही 50 से 60 हो गया तो एक दिन में इसकी वैल्यू 60 करोड़ हो जाएगी। तो ये एक तरह से आपका जो असेट रेवेन्यू उसको नहीं दर्शाता, पूंजी को नहीं दर्शाता, ये मार्केट वैल्यू दर्शाता है। तो एक दिन में ऐसा कुछ क्या कर दिया, कंपनी के पास पैसे थोड़ी बढ़ गए, पर मार्केट में लोगों को लगता है कि ये वैल्यूएबल ज़्यादा है, लोगों ने वैल्यू उसको ज़्यादा दी। आज लोगों के लिए वो 60 करोड़ की है, कल मान लो कई बार तो 5-7 दिन में दुगनी भी हो जाती है। तो ये शेयर प्राइस बढ़ता घटता रहता है। और मार्केट कैप के आधार पर कंपनियों को बांटा भी जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। आपने सुना होगा जब आप म्यूचुअल फंड वगैरह खरीदते हैं तो कौन सी कंपनी है। तो लार्ज कैप जो कंपनी होती है ना, वो बहुत बढ़िया रहती है अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको नुकसान नहीं चाहिए, तो चाहे आपकी जो ग्रोथ हो वो कम हो। तो लार्ज कैप में क्या होता है कि शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत बड़ी कंपनी होती है, थोड़ा बहुत कुछ नुकसान होने से या कुछ लोगों के शेयर बेचने से उसमें फ़र्क भी नहीं पड़ता। मिड कैप एक एवरेज होगी एक तरह से देख लो, और स्मॉल कैप क्या होती है कि थोड़ी सी पूंजी होती है उसमें। अगर किसी एक बंदे ने भी पूंजी निकाल ली ना कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में उसमें से, तो कंपनी एकदम धड़ाम से गिर पड़ती है। तो इसलिए अगर कोई एकदम पूंजी लगाता है, इकट्ठा निवेश करता है कोई, जैसे बाइजू में किसी बाहर फॉरेन कंपनियों ने एकदम निवेश किया बहुत ज़्यादा, तो शेयर उछाल मार गए उसके बिल्कुल एकदम। तो अगर उसमें से निकाल लेते हैं तो वो एकदम धड़ाम से गिर जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें रिस्क ज़्यादा होता है और ग्रोथ भी ज़्यादा होती है, ये स्मॉल कैप। केंद्रीय कैबिनेट पे बात करते हैं। 7 जुलाई को जो केंद्रीय कैबिनेट है उसमें मंत्रियों को तबादला, एक तरह से ट्रांसफर ले लो, जैसे टीचर्स वगैरह की ट्रांसफर होती है। अगर कोई लगा हुआ है आप सुन रहे हो तो आपकी जैसे ट्रांसफर होती है वैसे ही मंत्रियों की ट्रांसफर कर दी, किसी को किसी मिनिस्ट्री दे दी, किसी को किसी दे दी। मेन अगर देखा जाए तो रक्षा मंत्रालय अभी राजनाथ सिंह के पास ही है, अमित शाह जी के पास गृह मंत्रालय तो था ही, सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन आपको दे दिया गया है। कॉपरेशन के मामले में ये बहुत चतुर हैं। कहीं भी पिछले कुछ टाइम में तो इन पे मीम्स भी बनते थे कि कहीं सरकार बनानी है तो बताइए, सरकार बनाने वाले मतलब सरकार बनाने में माहिर, ठीक है, इनको कहा जाता था। जोड़ तोड़ करके सीटें कहीं कम आती थी, जैसे गोवा या कहीं एक स्टेट में सीटें कम आई बीजेपी की, फिर भी वहाँ जाके सरकार बना दी। तो इसलिए बढ़िया है कॉपरेशन मिनिस्ट्री, इनको इनकी जो टैलेंट है इसके हिसाब से दी गई है। नितिन गडकरी जी सड़क परिवहन देखेंगे, निर्मला जी वित्त मंत्रालय, ये कृषि बिल के दौरान नरेंद्र सिंह तोमर की फोटो आपने देखी होगी न्यूज़ में, ये किसानों के साथ बैठक वगैरह करते हुए, और जयशंकर जी विदेश मंत्री। इसमें से देख सकते हैं स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री। आप कुछ चीज़ों को, पीयूष गोयल जो पहले रेल मंत्री थे इनको वाणिज्य मंत्रालय दे दिया गया है, और धर्मेंद्र प्रधान जो पहले पेट्रोलियम मंत्री थे, जो फेमस थे, पहल इनिशिएटिव, सब्सिडी छोड़ो, या आपका उज्ज्वला स्कीम, काफ़ी फेमस थे पेट्रोलियम और गैस मिनिस्ट्री में, अब उनको शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। इसमें से और आप देख सकते हो PDF में, बाकी मुख्य हम इन्हीं के पास रहा है, ये अल्पसंख्यक मुख्तार अब्बास नकवी के पास। और इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये मध्य प्रदेश से जो पहले कांग्रेस में थे फिर ये बीजेपी में आ गए, तो इनको भी इनाम मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो हरदीप सिंह पुरी के पास थी, वो अब इनको मिल गई है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो अब आगे देखते हैं। रेल मंत्री अब अश्वनी वैष्णव को बनाया गया है, और इसमें किरण रिजिजू, इनको कानून मंत्री बना दिया गया। कानून मंत्रालय पहले था रविशंकर प्रसाद के पास। रविशंकर प्रसाद अभी पिछले दिनों कानून मंत्रालय में काफ़ी विवादों में रहे। ट्विटर और सोशल मीडिया है उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के मामले में काफ़ी खटास चली है न्यूज़ में। हरदीप सिंह पुरी जो पहले सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, अब उनको पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में भेजा गया है। मनसुख मांडविया, ये पहले हर्षवर्धन थे स्वास्थ्य मंत्री, अब मनसुख मांडविया को बनाया गया है। इसमें और आप देख सकते हैं अनुराग ठाकुर, ये एक विशेष नाम है। पहले ये कहाँ थे, वित्त मंत्रालय में। कैबिनेट मिनिस्टर तो सीतारमन है, निर्मला सीतारमन, बट पहले क्या थे ये थे उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जैसे राज्य मंत्री भी होते हैं मिनिस्ट्री में, एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है और 1-2 ऐसे राज्य मंत्री होते हैं, तो राज्य मंत्री थे वित्त मंत्रालय में। अब ये कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं, इनकी प्रमोशन हो गई है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं रहे, कैबिनेट मिनिस्टर। और सूचना मंत्रालय और युवा खेल मंत्रालय, दो इनको मंत्रालय भी मिल गए।
और ये बाकी राज्य मंत्री हैं, आप इनमें देख सकते हैं। तो आज की हमारी जो करंट अफेयर्स थी वो ख़त्म हुई। मैथ की क्लास में हम मैथ पढ़ेंगे, तो तब तक आप न्यूज़ के टच में रहिए और पढ़ते रहिए।